आप लोगों को? चलें, ठीक हो गया जी। हम लेक्चर पढ़ रहे थे लास्ट टाइम न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बारे में हमने काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़ी थी अपने लास्ट लेक्चर में। हम अब आगे फर्दर मूव करेंगे। जहाँ पे हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो ख़त्म हुआ था, वो थे हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अब उसमें हमने एक फैक्टर जो था उसको डिस्कस किया था। वो हमारा जो फैक्टर था, इसको हमने जो पैकिंग फ्रैक्शन जो है, पैकिंग फ्रैक्शन न्यूक्लियस के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन है, इसको हमने डिस्कस किया था। ये हमने शुरू में बताया था कि ये 5 फैक्टर्स हैं जिन पे जो न्यूक्लियस की जो स्टेबिलिटी है, जिसे हम न्यूक्लियर स्टेबिलिटी बोलते हैं, इन 5 फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। इनमें एक फैक्टर हम डिस्कस कर चुके हैं और आज आगे हम फर्दर मूव करेंगे। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, फिर मैजिक नंबर, और फिर इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है। ये 5 फैक्टर्स हैं। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं बाइंडिंग एनर्जी की पर न्यूक्लियन की तरफ, जो कि हमारा सेकंड फैक्टर है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है ताकि हम बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पहले जान सकें, मास इफेक्ट क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। फिर हम देखेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है। ये एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है जिसमें हम कहते हैं कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है, ये 1.66 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो ये कैसे है? हमें पता है कि जो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना जाता है, तो मास ऑफ कार्बन 612 एटम हम लिखते हैं 12 ग्राम पर मोल। एक मोल का जो मास है वो 12 ग्राम है, और एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? ये है 6.022 10 रेज़ की पावर 23, जो कि एवोगाड्रो नंबर है। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास, हमें ये भी पता है कि जो मास है C612 एक कार्बन एटम का, वो 12 AMU है। तो हम ग्राम और AMU का ये रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। ये एक मोल एक मोल के जो एटम है उनका मास है 12 ग्राम पर मोल, और ये एवोगाड्रो नंबर है। जब हम एवोगाड्रो नंबर को एक मोल के टोटल मास से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक एटम का मास आ जाता है, और एक एटम का मास हमें पता है AMU में वो 12 AMU है, और ग्राम में 12 ग्राम डिवाइडेड बाय 6.022 10 रेज़ की पावर 23, यानी ये जो है ये एक एटम का मास है ग्राम में, और ये एक एटम का मास है AMU में। अब हम AMU और ग्राम में रिलेशन फर्दर 1 AMU की तरफ मूव करते हैं, तो हम 12 से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। इधर से 12 गायब हो जाएगा, और ये 12 12 से कट गया, और ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.166 10 रेज़ की पावर -23 ग्राम। अब हम इसे किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। किलोग्राम में जब हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और 1000 से डिवाइड भी करेंगे। 1000 से जो मल्टीप्लाई वाला 1000 है वो किलो में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड वाला 1000 नीचे रह जाएगा। इसको हम जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा एंड पे वो 1.66 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम होगा। क्या आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मेरी आवाज़ नहीं आ रही? साइमा, लियास और आमना बीबी कह रही हैं कि उनको जो ऑडियो है, मेरी ऑडियो जो है उनको पहुंच नहीं पा रही। बताएंगे कुछ लोग कि अगर आवाज़ सही आ रही है तो हम इसे कंटिन्यू करें। चलें, ठीक है जी। बहरहाल कुछ लोगों का प्रॉब्लम है, कुछ का लॉगिन का इशू है, कुछ का
बाज़ औक़ात माइक भी प्रॉब्लम होता है, कुछ मसाइल तो हैं इसमें, 100/100 तो है नहीं, लेकिन बहरहाल इसी के साथ हमें गुज़ारा करना है। ये हमने एक रिलेशन देखा है 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है ये 1.66 10 रेज़ की पावर -27 किलोग्राम के इक्वल है। अच्छा, अब ये हमने देखा है ये कैसे मुमकिन हुआ, कि हमने जस्ट ये आप ये ज़हन में रखें कि ये वाला जो है यहाँ पे ये ये एक एटम का जो मास है ग्राम में, वो ये है और एक एटम का मास जो है कार्बन के एक एटम का मास जो है एएमयू में वो 12 एएमयू इन दोनों का आपस में ये रिलेशन है, यहाँ से हमें 1 एएमयू की वैल्यू फाइंड आउट होगी। इसी तरह से एक और रिलेशन है, जिसे हम कहते हैं कि ये 1 एएमयू है और ये इक्वल है 931.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। यहाँ पे हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मास में एनर्जी में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को यूज़ करते हैं। वो इक्वेशन है E इज़ इक्वल टू mc स्क्वायर। यहाँ पे हम मास की वैल्यू पुट करते हैं और c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। ये नियरली इक्वल है 3 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकंड के। लेकिन अगर हम एग्जैक्टली लिखें तो ये आ जाता है 2.998। यहाँ पे हम इसका स्क्वायर लेंगे और ये अभी हमने निकाला 1 एएमयू का केजी में जो मास है वो हमने लिख दिया 0.166 10 रेज़ की पावर -26 किलोग्राम। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास जूल में वैल्यू आ जाएगी 1.4920 10 रेज़ की पावर -10 जूल। ये एनर्जी जूल में चली गई। अब देखें पहले हमारे पास मास था, मास को हम एनर्जी में ले गया और वो जूल में आ गई। अब जूल वाली एनर्जी को जब हमने कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो हम जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.602 10 रेज़ की पावर -19 जूल, ये कूलम होता है, ये यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ इसका ये रिलेशन है जब हम इसे जूल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, तो हम इसे 1.602 10 रेज़ की पावर -19 कॉलम से डिवाइड करते हैं, तो ये जूल जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.9313 10 रेज़ की पावर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम चाहते हैं इसे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना। तो 9 में से आप 6 अलग कर दें, 3 अलग कर दें, जो 3 है वो 1000 बन जाएगा और 1000 फिर इस 0.9313 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी जो 6 है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की शक्ल में आ जाएगा। जब 1000 मल्टीप्लाई होगा तो ये 931.3 931.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बन जाएगी। यानी 1 एएमयू हमारे पास आया एनर्जी की शक्ल में। 1 एएमयू हमारे पास मास था, अगर हम इसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास जो आंसर आता है वो 931.50 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये रिलेशन आपको याद रखना होगा, जब आगे आपने कहीं इस्तेमाल करना है तो इस रिलेशन को यूज़ करना है। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या है? जब हम किसी एटम का मास देखते हैं तो हम कहते हैं कि उसके प्रोटॉन का मास है, न्यूट्रॉन का मास है, इलेक्ट्रॉन्स का मास है, तो फिर हमें पूरे एटम का मास पता चलता है। तो इसको हम जब इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम किसी भी एटम का मास मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम एक्चुअल मास बोलते हैं। यानी जब हम किस इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मास स्पेक्ट्रोग्राफ वाला हम किसी एटम का मास मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल मास और इसको हम यहाँ पे कैपिटल एम से इंडिकेट कर रहे हैं। ये वाला जो एम है ये एक्चुअल मास है एटम की, जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट से पता चली। एक और मास होता है, उसे हम जो है एम प्राइम बोल रहे हैं यहाँ पे। वो एम प्राइम कौन सा मास है? ये वो वाला मास है कि अगर हमें प्रोटॉन का मास एएमयू में पता है, न्यूट्रॉन का मास एएमयू में पता है, इलेक्ट्रॉन का मास एएमयू में पता है, तो हम उस एटम के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के जितने भी हैं सबके मासेस फाइंड करके
उनको सम करते हैं और फिर हमारे पास जो मास आता है एटम का, उसको यहाँ पे हम m प्राइम मास बोलते हैं। यानी m प्राइम मास को हम कह सकते हैं सम ऑफ द masses ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। यानी ये हमें सम करने से मिलता है और ये हमें इंस्ट्रूमेंट बताता है। दोनों में हल्का सा फर्क होता है। फर्क क्या है कि हमेशा जो आपका एक्चुअल मास है ये हमेशा कम होता है। जो आपका सम करने से जो रिजल्ट आता है हमें तमाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के मासेस को सम करने से जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिलता है दैट इज m प्राइम, ये हमेशा ज्यादा होता है m से। इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए गए मास से हमेशा ज्यादा होता है। तो इसका जो फर्क होता है उससे ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट को हम यहाँ पे डेल्टा m से इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। जब हम थोड़ा ऐसे डिटेल से फार्मूला इसका लिखें तो हम कहेंगे मास masses ऑफ ऑल प्रोटॉन्स, masses ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, masses ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। इससे हमें एटम के जो मास है उसका पता चलता है और दूसरा एक्चुअल मास ऑफ द एटम है जो कि हमें इंस्ट्रूमेंट से मिलता है। दोनों का जो फर्क है दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। इसी को हम मास डिफेक्ट कहते हैं। तो हम जब हम न्यूक्लियन की बात करते हैं तो न्यूक्लियन का मतलब होता है ऐसे पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जब न्यूक्लियस जो है ना ये दोनों इकट्ठे होते हैं। अगर हम इनके अलग अलग मास देखते हैं तो अलग अलग मास मेजर करते हैं तो हम प्राइम जब ये इकट्ठे होते हैं तो कुछ मास जो है वो उस एनर्जी की शक्ल में निकल जाता है। इसी को हम मास डिफरेंस या मास डिफेक्ट यहाँ पे कहते हैं। हम यहाँ कहते हैं मास डिफेक्ट आ गया तो मास एनर्जी में चेंज हो रहा है। ये हम यहाँ पे ऑक्सीजन एटम का मास डिफेक्ट कैलकुलेट करके देखते हैं। इससे हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी। ऑक्सीजन में अगर हम देखें तो इसमें 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है और 8 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। हम पहले प्रोटॉन का मास निकालते हैं। एक प्रोटॉन का मास होता है 1.007277 AMU। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से एक न्यूट्रॉन का मास जो है 1.008665, फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर एक इलेक्ट्रॉन का मास है 0.000548 इसको हम फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास 8 प्रोटॉन, 8 न्यूट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन के मासेस जो है वो आ गए हैं। अब हम सबके मासेस को प्लस करेंगे। मास डिफेक्ट हर एटम का होता है भाई। यहाँ पे हम ये वाला जो मास है यहाँ पे हमारे पास जो आ रहा है, ये जो हमने कैलकुलेट किया हुआ है सम करने से, वो आ रहा है हमारे पास 16.131924 एटॉमिक मास यूनिट। अब अगर हम इनका डिफरेंस लें तो हमारे पास ये AMU में जो वैल्यू आती है वो है 0.137014। जब भी न्यूक्लियस बनता है तो कुछ जो एनर्जी है, मास है, एनर्जी की शक्ल में जो है वो निकल जाता है। उसी को हम यही मास जो है जब हम इसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो इसका नाम बन जाता है बाइंडिंग एनर्जी। तो हर न्यूक्लियस की कुछ ना कुछ बाइंडिंग एनर्जी होती है। ऐसे न्यूक्लियस जिनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होती है वो स्टेबल न्यूक्लियस कहलाते हैं। यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप भी हैं, ये आपको ज़बानी याद करने पड़ेंगे। जैसे कि मास ऑफ वन प्रोटॉन है 1.007277 AMU। ये याद रखिएगा। ये आपको अगर आगे कोई इस तरह का कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आता है तो फिर आपको ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। तो न्यूट्रॉन का जो मास है 1.008665 है। एक इलेक्ट्रॉन का मास है, ये AMU में वैल्यूज हैं। हीलियम का तो आप निकाल सकते हैं। अगर आप ये तीनों वैल्यूज आपको पता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो फिर हीलियम का आप खुद भी निकाल सकते हैं। मास ऑफ ड्यूटेरियम हीलियम यानी कि यहाँ पे ड्यूटेरियम न्यूक्लियस यानी ये प्रोटियम हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है ड्यूटेरियम। इसी तरह से ये अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखते हैं तो 1 प्रोटॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है।
तो इस तरह से हम एवोगाड्रो नंबर हमें पता है, 1 AMU का रिलेशन ये हमने पहले फाइंड आउट किया हुआ है, ये भी हमें पता है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। अब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है। अभी हम बात कर रहे थे मास डिफेक्ट की। तो मास जो कम हो रहा है, यानी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है और एक्चुअल वैल्यू जो है उनमें फर्क आ रहा है। एक्चुअल वैल्यू हमेशा कम होती है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा ज्यादा होती है। तो जो फर्क है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है मास, उस एनर्जी को ही न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी जो है ये हमेशा हर न्यूक्लियस में मौजूद होती है, क्योंकि जब भी न्यूक्लियस बनता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकट्ठे होते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है। हम ये भी कहते हैं अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें कुछ उसके न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए, यानी प्रोटॉन तमाम पार्टिकल को अलग अलग करने के लिए एनर्जी जो चाहिए, उसके न्यूक्लियस के तमाम पार्टिकल मतलब उसके जो न्यूक्लियॉन्स हैं, तो जो एनर्जी हमें चाहिए होती है दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हमें ये बात पता चली कि मास डिफेक्ट जो है वो डेल्टा एम से इक्वल हम उसे एब्रीवेट करते हैं। और दूसरी बात जो हमें पता चली है, ये 1 AMU जो है ये 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होता है, यानी दिस इज एनर्जी। यहाँ पे ये हमारे पास एनर्जी है। एक एटॉमिक मास यूनिट जो है मास, जब हम उसे एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मास डिफेक्ट से, तो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की आ जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, अब ये वाला वो फैक्टर, जो फैक्टर्स हम डिस्कस कर रहे थे, हम फैक्टर डिस्कस कर रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। एक फैक्टर हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हमने कुछ चीजें पढ़ी हैं ताकि हम दूसरे फैक्टर को समझ सकें। दूसरा फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। हमने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को से डायरेक्ट जाने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखे हैं, और फिर हमने मास इफेक्ट के बारे में पढ़ा है, फिर हमने बाइंडिंग एनर्जी के बारे में पढ़ा है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। अब हम सेकंड फैक्टर जो कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अभी हमने डिस्कस की कि जो मास डिफरेंस है उसको जब हम एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। अब बाइंडिंग एनर्जी जो है इसको अगर हम डिवाइड कर दें एटॉमिक मास नंबर से, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, ये होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम, यानी उनकी तादाद को जमा करें तो हमारे पास एटॉमिक मास नंबर आ जाता है। तो अगर हम एटॉमिक मास नंबर से किसी भी न्यूक्लियर के एटॉमिक मास नंबर से उसकी बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी होती है न्यूक्लियस, इसको हम मास इफेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको ये हमारे पास न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, यानी दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी एटॉमिक मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इससे हमें स्टेबिलिटी, किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी जो है वो पता चलती है। अगर इसकी वैल्यू, ये हम इसे इंडिकेट किससे कर रहे हैं, बी के ऊपर एक बार डाल रहे हैं। जब हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी तो हम बी लिख रहे हैं, लेकिन जब हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो हम इसके ऊपर एक बार डाल रहे हैं। ये एक छोटी सी लाइन सेगमेंट छोटा सा एक डाल रहे हैं, जिसे हम यहाँ पे बार कह रहे हैं। तो ये जो सिंबल है ये एक्चुअली एक सिंबल बनती है यहाँ पे, तो ये सिंबल किसको इंडिकेट कर रही है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को। तो हम यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से क्या चीज असेस कर रहे हैं, दैट इज द स्टेबिलिटी, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। अगर बाइंडिंग एनर्जी जो पर न्यूक्लियन है इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा, अगर वैल्यू इसकी कम होगी तो डेफिनेटली न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी भी कम होगी।
यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें हमने इसको डिस्कस किया है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। एक तरफ हमने इस ग्राफ में लिए नेगेटिव ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियन, दूसरी तरफ हमने मास नंबर लिए हैं, यानी एटॉमिक मास नंबर 0 से लेके हमने 260 तक जो है ये एक ग्राफ की शक्ल में शो किए हैं। यहाँ पे आप देखें ये ड्यूट्रियम है, फिर ये हीलियम है, फिर ये ट्रिटियम है, फिर लिथियम है। लिथियम के 2 आइसोटॉप्स हैं, फिर ये हीलियम जो हीलियम का जो 4 He4 वाला हीलियम है, यहाँ He3 वाला हीलियम था। फिर ये कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन हम देख रहे हैं ये टॉप पे है, यानी सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी इसकी है। फिर यहाँ पे जो है ना तकरीबन जो कर्व है वो थोड़ी स्टेबल रहती है, और ये स्टेबिलिटी फिर यहाँ से फिर कम होना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप देखें कि बाइंडिंग एनर्जी फिर जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो कम होना शुरू हो गई। तो यहाँ से हमें इस ग्राफ को समझने के लिए ये हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे ये जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, जैसे कि आपके पास हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम है, ट्रिटियम है, और हीलियम का He3 वाला एक एटम है, लिथियम 6 और लिथियम 7 वाला एटम है। यहाँ पे आप देखें कि थोड़ा शार्प इंक्रीज आ रहा है बाइंडिंग एनर्जी में, ये वैल्यू बहुत कम है। यहाँ से हम मास नंबर को अगर देखें तो मास नंबर के हवाले से यहाँ पे ये देखें ये थोड़ा इंक्रीज शार्प आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो एटम है ये हाईली आप समझ लें कि अनस्टेबल है, तो ये यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करते हैं। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये क्या करते हैं, ये आपस में मर्ज होते हैं, मर्ज होके एक ऐसा न्यूक्लियस जनरेट करते हैं जो कि स्टेबल होगा। जैसे कि इसमें हीलियम है, He4 है, ये यहाँ पे है आपके पास, तो यहाँ पे ये स्टेबल न्यूक्लियस है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट में हमें यहाँ पे रिजल्ट जो है थोड़ा डिस्कस किए गए। द न्यूक्लियस हैविंग वेरी लो मास नंबर, यानी कौन से प्रोटॉन जो है जिसमें हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, इनकी इनका एटॉमिक नंबर तो हमारे पास जो है वो कम है, या एटॉमिक मास नंबर भी कम है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 है, मास भी इसका एटॉमिक मास भी कम है। इनकी जो है वेरी स्मॉल बाइंडिंग एनर्जी वैल्यूज। बाइंडिंग एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो वो न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी तो न्यूक्लियस कम स्टेबल है। तो इनकी बाइंडिंग एनर्जी है कम है, इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल होने के नाते ये स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। तो स्टेबल होने के लिए फिर ये आपस में मर्ज होते हैं। जब ये मर्ज होते हैं तो एक नया न्यूक्लियस जनरेट करते हैं। जब ये नया न्यूक्लियस जनरेट करते हैं तो वो नया न्यूक्लियस स्टेबल होता है। तो इस प्रोसेस में वो बहुत सी एनर्जी जो है वो भी जो है अमिट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस प्रोसेस को हम फ्यूजन का नाम देते हैं। फ्यूजन मतलब किसी कोई भी दो चीजों का मिल जाना, आपस में एक नई चीज बना देना। यहाँ पे हमारे पास प्रोटियम और ड्यूटियम मिल रहा है, और हीलियम विद एटॉमिक मास नंबर 3। यहाँ पे ट्रिटियम और ड्यूट्रियम मिल रहा है, हीलियम बन रहा है एटॉमिक मास नंबर 4। फिर 4 प्रोटॉन आपस में मिल रहे हैं और फिर हीलियम बना रहे हैं, फिर 2 ड्यूट्रियम मिल रहे हैं, फिर हीलियम बना रहे हैं। हर एक में आपके पास यहाँ पे कुछ एनर्जी भी मेंशन की गई है, दैट इज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 5.50, फिर 17.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये एनर्जी जो है ये रिलीज हो रही है, और इसी प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। कि हमारे पास जो लाइट न्यूक्लियस हैं जिनकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, वो मर्ज होने के बाद स्टेबिलिटी गेन करते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि ये रैपिड इंक्रीज हो रहा है बाइंडिंग एनर्जी में। फिर जो है हमें एक बात यहाँ से पता चलती है कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका मास नंबर जो है वो 4 के टेबल में आता है, मतलब 4 के टेबल में आने का मतलब 4 का मल्टीपल है, तो वो वाले जो न्यूक्लियस हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ज्यादा है। तो वो न्यूक्लियस स्टेबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हीलियम है, कार्बन, ऑक्सीजन, नियॉन, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हीलियम के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है 7.07,
कार्बन के लिए वैल्यू आ रही है 7.61, ऑक्सीजन के लिए आ रही है 7.97। ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। फिर हमें ये ग्राफ में हमें पता चल रहा था आयरन का, हम कह रहे थे ना कि ये आयरन हमारे पास इसकी जो मैक्सिमम न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी है, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। तो हम कहते हैं कि ये जो है ये बहुत ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई है। और जो स्टेबल होता है, जो भी न्यूक्लियाई ज्यादा स्टेबल होता है, वो नेचर में भी उसकी अबंडेंस होती है। तो फिर ये जो एटॉमिक मास नंबर जिनकी जो रेंज है वो अगर 60 से 80 तक है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो ज्यादा है और ये कांस्टेंट रहती है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं हो रही, यानी 60, 61, 62, 80 तक जाते हुए ऐसे न्यूक्लियाई जो है वो ज्यादा उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में तब्दीली नहीं आ रही, ऑलमोस्ट जो ग्राफ है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम कहते हैं ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं ये स्टेबल न्यूक्लियाई हैं। जैसे ही हम 80 का फिगर क्रॉस करते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है अगेन जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है और फिर अनस्टेबिलिटी जनरेट होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है हम बात कर रहे हैं इसकी यूरेनियम, इसकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है 7.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक हैवी न्यूक्लियस है। इसको अगर हम किसी स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से जो है इसके साथ हम इसे बम्बार्ड कराते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को इसके ऊपर, तो ये अपने दो कंपोनेंट में चला जाता है, जो कि दो नए न्यूक्लियाई हैं, क्रिप्टॉन और बेरियम। ले साथ इसके 3 न्यूट्रॉन भी एमिट होते हैं, तो बहुत सी एनर्जी भी रिलीज होती है। दिस इज कॉल्ड फिशन, इसको हम फिशन कहते हैं। ये हम थोड़ा सा ग्राफ को दोबारा देख लेते हैं। ये जो लाइट न्यूक्लियाई हैं इनकी बाइंडिंग एनर्जी कम है, तो ये आपस में मर्ज होते हैं और फ्यूजन के प्रोसेस को जनरेट करते हैं और फ्यूजन की वजह से ये एक नए न्यूक्लियस में तब्दील हो जाते हैं जिसकी बाइंडिंग एनर्जी हाई है हीलियम 4 में। और फिर ये बाइंडिंग एनर्जी जो है देखिए यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है मैक्सिमम है और फिर ये यहाँ तक तकरीबन ये वैल्यू कांस्टेंट रहती है। फिर दोबारा 82 से आगे जो है ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, न्यू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होना शुरू हो जाती है। तो हम यूरेनियम की देखते हैं, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होती है आयरन के मुकाबले में। तो यहाँ पे अगर हम लाइन भी ड्रा करके देख लें तो यहाँ पे हमें अच्छा खासा फर्क जो है वो नजर आएगा। ये यहाँ पे अब सीधी लाइन ड्रा करने की ऑप्शन है ही नहीं, ये है ये, यहाँ पे फर्क जो है हमें अच्छा खासा फर्क जो है वो मिल रहा है। तो हमें पता चल रहा है कि जो यूरेनियम है इसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम हुई है। तो कम हुई है तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या कौन सा प्रोसेस होता है, यहाँ पे प्रोसेस इसके रिवर्स होता है। यहाँ पे ये होता है कि ये मिल के हायर बाइंडिंग एनर्जी वाला न्यूक्लियर यहाँ पे जनरेट करते हैं और उसका एटॉमिक मास भी हाई होता है। यहाँ पे ये होता है कि ये लो एटॉमिक मास वाले दो फ्रैगमेंट जनरेट करता है और ये वापस आते हैं, यानी यहाँ पे पहुंच जाते हैं बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो ये स्टेबिलिटी गेन करते हैं, वो जो दो यूरेनियम जो है इस तरह से स्टेबिलिटी गेन करता है कि वो उसके ऊपर कोई न्यूट्रॉन अगर हम बम्बार्ड कराते हैं तो उसको कैप्चर करता है, फिर न्यूक्लियस टूटता है और इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। यानी यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है और यहाँ पे न्यूक्लियर फिशन हो रहा है, दरमियान में स्टेबिलिटी है। फिर हम देखते हैं कि कैलकुलेशन हम करते हैं बाइंडिंग एनर्जी हीलियम की ना, तो हीलियम का जो मास है वो हमें पता है 4.00260 है। अब इसमें दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन है। इसके मास को जमा करते हैं तो ये आ जाता है 4.03298 अब ये वाली वैल्यू है कि ये वाली वैल्यू मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मिलती है और ये वाली वैल्यू हमें कैलकुलेटेड वैल्यू कहलाती है, ये वाली एक्चुअल मास कहलाती है। एक्चुअल मास कम है और कैलकुलेटेड मास ज्यादा है, तो कैलकुलेटेड मास से एक्चुअल मास को माइनस करेंगे तो मास डिफरेंस आ जाएगा।
मास डिफरेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे 931 है, ये जीरो नहीं है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो ये हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाती है। तो अगर हम इस वाली एनर्जी को डिवाइड कर दें एटॉमिक मास नंबर से, तो हमारे पास ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाती है, यानी बी बार वाली। तो ये आ रही है हमारे पास 7.0745, ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर हम इसे जूल में लेके जाना चाह रहे हैं तो हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, और मेगा को हटाने के लिए हमें 10⁻⁶ लगाना पड़ेगा। तो और इसके साथ हमें 1.6 10⁻⁶02 10⁻⁻19 जो कॉलम है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें हमारा जो आंसर है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में चला जाएगा। जब हम जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाते हैं तो फिर हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। जब हम जूल से जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम डिवाइड करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में आते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने अभी कैलकुलेट की हीलियम एटम की जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन जूल। फिर आगे थर्ड फैक्टर है, सेकंड फैक्टर हम पढ़ चुके हुए हैं, अब थर्ड फैक्टर है दैट इज कॉल्ड मैजिक नंबर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। और मैजिक नंबर क्या है? ये कुछ सर्टेन नंबर्स हैं, स्पेसिफिक नंबर्स हैं, यानी खास नंबर। वो कौन से हैं? 2, 8, 20, 28, 50, 82 और ये 126। ये वो सर्टेन नंबर्स हैं जहाँ पे ऐसे न्यूक्लियाई जो ये नंबर कंटेन करते हैं वो जो है वो कहते हैं हम ये मैजिक नंबर को कंटेन कर रहे हैं। ये नंबर क्या होगा फिर? मतलब ये है कि उनके जो अंदर प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं। अगर प्रोटॉन की तादाद मैजिक नंबर में आ रही है तो फिर हम कहेंगे कि ये न्यूक्लियर मैजिक नंबर कंटेन करता है। अगर न्यूट्रॉन की तादाद आ रही है तो भी कहेंगे, प्रोटॉन की नहीं भी आ रही, न्यूट्रॉन की आ रही है सिर्फ, तो भी हम कहेंगे कि ये मैजिक नंबर को कंटेन करने वाला न्यूक्लियर है। और अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों ही मैजिक नंबर में आ रहे हैं तो भी हम कहेंगे कि ये मैजिक नंबर कंटेन करने वाला न्यूक्लियर है। यानी 3 तरह की चांसेस हो सकते हैं। एक चांस ये है कि सिर्फ प्रोटॉन की तादाद मैजिक नंबर में आए, दूसरा चांस ये है कि सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद मैजिक नंबर में आए, तीसरा चांस ये है कि प्रोटॉन भी मैजिक नंबर में लाई करे, न्यूट्रॉन भी मैजिक नंबर में लाई करे। मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले लूं, आप लोग अभी मैक्सिमम है। अच्छा, अब ये नंबर जो हैं ये मैजिक नंबर इसलिए कहलाते हैं, और ये वाले जिन ऐसे न्यूक्लियाई जो हैं जिनके पास मैजिक नंबर होता है वो स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। भले उनकी जो उनके पास सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद में ये मैजिक नंबर हो या प्रोटॉन की तादाद मैजिक नंबर हो या दोनों की, अगर दोनों हो तो वो ज्यादा स्टेबल होंगे बनिस्बत एक के। मतलब अगर सिर्फ प्रोटॉन की तादाद है और या सिर्फ न्यूट्रॉन की तादाद है तो ये कम स्टेबल है उस मैजिक नंबर से जिसमें दोनों की तादाद मैजिक नंबर में लाई करती है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद मैजिक नंबर में लाई करती है। अब जो ऐसे न्यूक्लियाई जो मैजिक नंबर कंटेन करते हैं वो नेचर में भी ज्यादा पाए जाते हैं, उनके आइसोटॉप्स भी ज्यादा होते हैं। न्यूक्लियाई, ये वाले न्यूक्लियाई हम कहते हैं कि ये मुतमिन न्यूक्लियाई हैं, इनमें न्यूट्रॉन जो हैं वो फिल हैं और ये एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को अकोमोडेट नहीं करते और ये स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। अच्छा, अब इसमें जो 2 ग्रुप हैं इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं कि न्यूक्लियाई इन विच ओनली प्रोटॉन्स और ओनली न्यूट्रॉन्स आर मैजिक नंबर, इसको हम सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन है 8 और 17, इसमें प्रोटॉन की तादाद 8 है, न्यूट्रॉन की 9 है, तो प्रोटॉन जो है वो मैजिक नंबर में लाई कर रहा है। लेड को देख लें,
लेड में प्रोटॉन की तादाद 82 है, न्यूट्रॉन जो है 125 है, तो प्रोटॉन नंबर मैजिक नंबर में लाई कर रहा है। बिस्मथ को देख लें, इसमें न्यूट्रॉन की तादाद 126 है, न्यूट्रॉन जो है वो मैजिक नंबर में लाई कर रहे हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनमें कोई एक पार्टिकल, चाहे वो प्रोटॉन हो चाहे वो न्यूट्रॉन हो, वो मैजिक नंबर में लाई करे, तो उसको हम बोलते हैं सिंगल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई। और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई कहते हैं। वो कौन से होते हैं? जिनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों के दोनों मैजिक नंबर वाले हों। जैसे कि हम ऑक्सीजन 8 और 16 को देखते हैं, तो इसमें प्रोटॉन भी 8, न्यूट्रॉन भी 8। कैल्शियम को देखते हैं, प्रोटॉन भी 20, न्यूट्रॉन भी 20। लेड को देखते हैं, 208 वाले लेड को, प्रोटॉन 82 और न्यूट्रॉन 126। तो 82 जो है ये भी मैजिक नंबर है। में मैजिक नंबर्स जो हमने स्पेसिफिक नंबर्स जो बताए हैं शुरू में, उसी में से 82 भी वहां पे लाई करता है और 126 भी वहां पे लाई करता है। तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इनको डबल मैजिक नंबर न्यूक्लियाई बोलते हैं, जिनमें दोनों जो है प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद दोनों की दोनों मैजिक नंबर में लाई करते हैं। फिर एक चौथा फैक्टर है, इवन एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अभी तक जो हमें न्यूक्लियाई पता है वो 900 न्यूक्लियाइड हैं जो तकरीबन अभी तक हैं। उसमें से 272 जो हैं ये वो वाले न्यूक्लियाई हैं। 272 न्यूक्लियाई जो हैं ये स्टेबल हैं, और बाकी जितने भी हैं 272 के अलावा, यानी 900 माइनस 272, जो भी नंबर आता है, जो भी तादाद है, वो रेडियो एक्टिव है। अब 272 न्यूक्लियाई जो हैं जो स्टेबल हैं, इनको हमने एक टेबल की शक्ल में लिखा हुआ है। यहाँ पे एक टेबल है, ये देखें, 272 हैं टोटल जो कि स्टेबल हैं। तो उनके हमने तादाद को देखा है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद किस तरह से। तो ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनमें प्रोटॉन की तादाद भी इवन है और न्यूट्रॉन की तादाद भी इवन है, तो इनको हम बोलते हैं इवन प्रोटॉन इवन न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड। तो इनकी जो तादाद है वो 160 है, यानी 272 में से अच्छा खासा पोर्शन जो है ये वाले न्यूक्लियाई ले जाते हैं। तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई बहुत ज़्यादा स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। यहाँ पे एग्जांपल्स में भी है मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, आयरन, कैल्शियम, लेड वगैरह एटसेट्रा। तो इनकी तादाद 160 है ऐसे न्यूक्लियाई की। तो ये वाले जो न्यूक्लियाई हैं 160 जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हैं, इस वजह से नेचर में भी अबंडेंट है। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट में जो सेकंड क्लास है वो है, इसमें प्रोटॉन अगर इवन हो और न्यूट्रॉन अगर ऑड हो, उसको हम बोलते हैं इवन प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन न्यूक्लियाइड्स। इनकी तादाद जो है ये 56 है, ऐसे न्यूक्लियाई की तादाद 56 है। यानी 272 टोटल है, उसमें से 160 इवन इवन वाले हैं, और फिर इवन प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन वाले 56 हैं। और यहाँ पे भी एग्जांपल्स जो हैं वो दी गई हैं। फिर एक तीसरी क्लास आती है जिसमें ऑड प्रोटॉन है लेकिन इवन न्यूट्रॉन है, यहाँ पे ये 52 है तादाद में। और एक चौथी फोर्थ पॉसिबिलिटी भी है जिसमें हम कहते हैं ऑड प्रोटॉन ऑड न्यूट्रॉन न्यूक्लियाई। तो इसमें प्रोटॉन की तादाद भी ऑड है, न्यूट्रॉन की तादाद भी ऑड है, और मास नंबर सारी बात इवन होगा। तो इसको जब हम देखते हैं कि इनकी जो अबंडेंस है वो कितनी है, ये तकरीब सिर्फ 4 हैं, और ये 4 ये मेंशन है, जिसमें ड्यूट्रियम, लिथियम, बोरॉन 310 वाला और नाइट्रोजन 714 वाला, ये वो न्यूक्लियाइड हैं जो थोड़े स्टेबल हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेचर में अबंडेंस है, जिनकी अबंडेंस सबसे ज़्यादा नेचर में, वो इवन इवन वाला केस है। फिर हम देखते हैं इवन प्रोटॉन और ऑड न्यूट्रॉन वाला केस है। तीसरे नंबर पे ऑड प्रोटॉन और इवन न्यूट्रॉन वाला केस है, और चौथे नंबर वाला आखिरी केस जो है वो दोनों की तादाद अगर ऑड है तो ये सिर्फ और सिर्फ 4 है, यानी नेचर में ये बहुत कम जो है वैल्यू जो है ये पाई जाती है। अब हम आगे पांचवें फैक्टर की तरफ चले जाते हैं कि न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जो फिफ्थ फैक्टर है ये है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो। इसमें हम एक ग्राफ बनाते हैं।
वाई एक्सिस पे हम न्यूट्रॉन लेते हैं और एक्स एक्सिस पे हम प्रोटॉन लेते हैं। तो फिर हम न्यूक्लियस को जो भी जहाँ पे लाई करता है वहाँ पे हम उसको देख लेते हैं, जैसे कि ये ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये प्रोटॉन नंबर है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन नंबर है। तो अब हमें किसी चीज़ का हमें पता है, लेट्स सपोज किसी के प्रोटॉन की तादाद 20 है और यहाँ पे हम कहते हैं उसके न्यूट्रॉन की तादाद 40 है, तो वो ये डॉट यहाँ पे आएगा। अगर हम कहते हैं ये 50 एटॉमिक नंबर है और उसका जो प्रोटॉन जो उसके जो न्यूट्रॉन्स हैं, यानी एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन यहाँ पे लाई कर लेट्स सपोज 90 है, तो वो यहाँ पे लाई करेगा। इस तरह किसी का ये है जो है वो कुछ न्यूक्लियाई, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे 60 है, तो उसका यहाँ पे जो है जैसे 50 है तो 60 वाले का हम कहते हैं यहाँ पे 65 है, तो वो न्यूट्रॉन है तो वो यहाँ पे लाई करता है। और अगर हम कहते हैं 50-50 का केस है, यानी 50 प्रोटॉन है और 50 ही न्यूट्रॉन है, तो वो एग्जैक्टली इस लाइन पे लाई करेगा। ये वाली लाइन जो है ये इमेजिनरी लाइन कहलाती है, लेकिन कुछ न्यूक्लियाई इसके ऊपर भी लाई करते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 होगी, मतलब तादाद सेम है, न्यूट्रॉन भी उतने ही है और प्रोटॉन भी उतने ही है। तो ये यहाँ पे ये इस तरह से ना एक ये कर्व शो की गई है। इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह से है जी, ये यूं है। ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली ये आप देखें यहाँ पे ये कर्व शुरू में ये थोड़ी टाइट है और फिर ये वाइड होना शुरू हो गई है, फिर बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ पे इस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियाई लाई करते हैं वो स्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। यहाँ पे जो इधर इसके नीचे लाई करें या इसके ऊपर लाई करें वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो यहाँ पर वो जो होंगे वो हम कहेंगे कि उनकी न्यूट्रॉन रिच है, न्यूट्रॉन रिच है, मतलब उनके जहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कोई यहाँ पे एटम है, तो हम कहते हैं कि उसके 110 न्यूट्रॉन है, तो दूसरी तरफ उसके जो प्रोटॉन है वो काफ़ी कम है, हम कहते हैं ये 40 पे आ रहा है, तो इसको हम न्यूट्रॉन रिच कहते हैं। अगर कोई एटम यहाँ पे आ रहा है तो हम कहते हैं कि इसका जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो 100 है और लेकिन इसके न्यूट्रॉन जो है वो 60 है, तो ये प्रोटॉन रिच कहलाते हैं। यानी ये वाली ये वाली जो बीच में हमने ये समझ लें कि ये लाइनें लगा के ये एक कर्व टाइप सी बनाई हुई है, एक जो पट्टी है जिसे हम ये पट्टी भी कह सकते हैं, यानी कि ये एक पैटर्न है। तो ये खास पैटर्न है जो कि जिसकी ये बाउंड्री वाल है, ये बाउंड्री वाल है, उसके अंदर एक खास पैटर्न बना हुआ है। तो इसके अंदर जो न्यूक्लियाई लाई करते हैं वो स्टेबल है, जो इस तरफ लाई करते हैं वो न्यूट्रॉन रिच कहलाते हैं, जो इस तरफ लाई करते हैं वो प्रोटॉन रिच कहलाते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो न्यूट्रॉन रिच हो या प्रोटॉन रिच हो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रेडिएशन को एमिट करते हैं। अब कौन सी रेडिएशन है वो जो एमिट करेंगे वो होगी बीटा। इसको हम बीटा माइनस एमिटर बोलते हैं और ये बीटा प्लस एमिटर। बीटा प्लस क्या होता है, यानी पॉजिट्रॉन। ये होता है कि या तो न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिट्रॉन निकल रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है, दोनों में ये आता है। यानी या तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर या पॉजिट्रॉन बाहर निकल रहा है न्यूक्लियस से, तो इसको हम बीटा प्लस एमिटर बोलते हैं। तो ऐसा होने से होता क्या है, ऐसा होने से जो प्रोटॉन है उसकी तादाद कम हो जाती है और न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ जाती है। और क्योंकि ये वाले जो यहाँ पे लाई करते हैं वो सारे प्रोटॉन रिच हैं और यहाँ पे जो लाई करते हैं वो सारे के सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिच हैं। तो यहाँ पे हमें न्यूट्रॉन को हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में और फिर क्या होगा, फिर वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट होने कब होता है प्रोटॉन में, जब वो बीटा जो इलेक्ट्रॉन है, यानी कि न्यूट्रॉन के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो प्रोटॉन में चला जाता है। तो वो न्यूट्रॉन कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस। हम कहते हैं न्यूक्लियस के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो इलेक्ट्रॉन हम लफ्ज यूज नहीं कर रहे होते, एक्चुअली हम यह लफ्ज यूज करते हैं बीटा पार्टिकल।
हमें पता है कि वो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हमें ये भी पता है न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये न्यूट्रॉन के टूटने से बीटा पार्टिकल बाहर निकल जाता है इलेक्ट्रॉन की शक्ल में। तो फिर क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हम कहते हैं ये न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन में। अमिट क्या हो रहा है यहाँ पे, बीटा पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहा है। ये वाला हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखेंगे कि अमिट हो रहा है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन जो है वो रिच है, तो ये प्रोटॉन कन्वर्ट होते हैं किस में, न्यूट्रॉन में। और हम कहते हैं ये कैसे कन्वर्ट होते हैं, ये पॉजिट्रॉन को अमिट करते हैं। तो पॉजिट्रॉन को हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे हम +1 डालते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन की तरह ही लिखते हैं, और यहाँ 0 डालते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो पॉजिट्रॉन अमिट होने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जाता है, और इलेक्ट्रॉन या बीटा पार्टिकल अमिट होने से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाता है। तो ये वाला जो नैरो बैंड है ये स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। ऊपर और नीचे यहाँ पे ये बात लिखी है, न्यूक्लियस दैट लाई बिलो द वैली, इस वैली की बात कर रहे हैं। ये जो मैंने रेड यहाँ पे लाइनें शो की हैं, ये यहाँ पे ये मैंने ये लाइन लगाई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये एक वैली है। इस वैली से जो नीचे जो है वो होंगे, nucleus lie below the valley, do not have enough neutrons and are therefore न्यूट्रॉन्स पुअर, यानी हम इनको न्यूट्रॉन पुअर या प्रोटॉन रिच भी कह सकते हैं। दे टेंड टू डिके वाया, अब पी डॉट ई का क्या मतलब है, पॉजिट्रॉन एमिटर और इलेक्ट्रॉन कैप्चर, यानी इलेक्ट्रॉन कैप्चर या पॉजिट्रॉन एमिटर के यानी पॉजिट्रॉन एमिट करके या इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके ये वाले जो न्यूक्लियस हैं ये अपना प्रोटॉन कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसमें, न्यूट्रॉन में। तो फिर ये प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में जा रहा है, तो मतलब न्यूट्रॉन बढ़ रहा है, तो न्यूट्रॉन बढ़ने से स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी। अच्छा, न्यूक्लियस लाई अबव द वैली, जो यहाँ पे लाई करते हैं तो वो इनके पास न्यूट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये क्या काम करते हैं कि ये न्यूट्रॉन को डिके करवाते हैं बीटा पार्टिकल में। तो बीटा पार्टिकल जब बाहर निकलता है तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है, तो प्रोटॉन में कन्वर्ट होने से न्यूट्रॉन की तादाद कम हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है। तो ऐसे ही ये भी स्टेबिलिटी गेन करते हैं। फिर हम कहते हैं न्यूक्लियस दैट लाई बियॉन्ड द वैली, यानी इससे आगे जो लाई करेंगे, मतलब ऐसे एटॉमिक न्यूक्लियस जिनका एटॉमिक मास 82 से ज्यादा होता है, वो हमें पता है वो अनस्टेबल ही होते हैं। तो जो 82 से ज्यादा वाले होंगे, तो हम कहते हैं कि वो जो न्यूक्लियस हैं वो अल्फा पार्टिकल एमिट करते हैं। यानी बीटा पार्टिकल कौन से एमिट कर रहे हैं, कि बीटा प्लस और बीटा माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन ये नीचे वाले एमिट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इनके पास न्यूट्रॉन पुअर है। यहाँ पे न्यूट्रॉन रिच है, तो ये बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, और ये न्यूट्रॉन इससे कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में। लेकिन जब हम 82 नंबर से ज्यादा की बात करते हैं, तो ऐसे न्यूक्लियस जो मुख्तलिफ रेडिएशन एमिट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अल्फा रेडिएशन। अब इसमें थोड़ा सा हमने एक ना ये एक थोड़ा इसको बैंड को डिस्कस किया है स्टेबिलिटी के हवाले से। तो ऐसे न्यूक्लियस जिनकी रेशो 1 हो वो स्टेबल होते हैं, मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 हो वो स्टेबल होते हैं। हम कहते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिनके प्रोटॉन नंबर 1 से लेके 20 तक हैं, इनमें न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो 1 ही होती है। और ऐसे न्यूक्लियस जिनके एटॉमिक नंबर 20 से 40 के 20 से शुरू हो और 40 पे खत्म हो, उनमें जो रेशो है ये 1 से शुरू होती है और 1.25 तक लाई करती है। मतलब कैसे, जैसे किसी का एटॉमिक नंबर जो है वो 40 है, तो उसकी जो रेशो है 1.23 होनी चाहिए। अगर उसकी रेशो 1.23 से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है वो अनस्टेबल है। 1.25 से ज्यादा आ रही है, और अगर 1.25 से कम आ रही है, मतलब 1.25 की बजाय 1.1 आ रही है, तो वो इसका ये मतलब है वो फिर भी अनस्टेबल है। यानी ये आइडियल वैल्यू है, यानी
1.25 अगर है तो वो एग्जैक्टली इस वाले बैंड, इस वैली में लाई करेगा। अगर 1.25 नहीं है तो वो या तो ये होगा कि वो नीचे लाई करेगा या ऊपर, तो दोनों सूरतों में वो अनस्टेबल होगा। तो तीसरी सिचुएशन में हम कहते हैं कि प्रोटॉन नंबर अगर 40 से 80 तक शो हो रहे हैं, यानी 40 से शुरू हो रहे हैं और 80 पे खत्म हो रहे हैं, ऐसे केस में न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.25 से 1.5 तक होनी चाहिए। मसलन किसी का एटॉमिक नंबर हम कहते हैं 80 है तो उसकी रेशियो क्या होनी चाहिए, 1.5। अगर 78 है तो भी 1.5 होनी चाहिए। अगर 1.5 नहीं आ रही, मतलब 1.3 आ रही है या 1.2 आ रही है, इसका मतलब है वो न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल है। तो ये 1.25 जो है ये 40 के लिए है, यानी यहाँ पे इस रेंज में ये 40 के लिए, और 80 जो है 1.5, 1.5 जो है 80 के लिए। अगर 1.5 आ रहा है तो मतलब एटॉमिक नंबर ऐसे न्यूक्लियाई जिसका एटॉमिक नंबर 80 या 80 के बिल्कुल करीब करीब है तो वो 1.5 होना चाहिए। अगर 1.5 से ज्यादा है, 1.6 है, 1.7 है, तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। और अगर 1.5 से कम है, मतलब 1.3 है या 1.2 है, तो फिर भी वो अनस्टेबल है। दोनों सूरतों में स्टेबिलिटी गेन करने के लिए फिर वो बीटा पार्टिकल को ओमिट करेंगे या एब्जॉर्ब करेंगे, मतलब या इलेक्ट्रॉन को ओमिट करेंगे या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेंगे। फिर जो थर्ड केस है वो हम कहते हैं कि ऐसे न्यूक्लियाई हैं जिनका एटॉमिक मास नंबर 82 से ज्यादा है, वो हमें पता है वो ऑटोमेटिकली अनस्टेबल न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये बात यहाँ पे भी बयान की गई हुई है। अच्छा, ये एक टेबल भी बनाया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं शुरू में ड्यूट्रियम है, फिर हीलियम, कैल्शियम, जिंक, जर्कोनियम, टिन, ये आखिर में मरकरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लाइट वाले हैं, लाइट वाले न्यूक्लियाई, तो इनमें क्या है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 है। और जो हैवी वाले हैं तो वहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो जो है वो 1 से ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पे फिर वो एमिशन होगी बीटा पार्टिकल की। अब इसी को डिस्कस किया गया है, जो अभी हमने ग्राफ बनाया, ये वाला ग्राफ डिस्कस किया था, ये वाला, इसी को फर्दर मजीद इसकी तफसील में हम गए हैं। एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल, द न्यूक्लियाई विच लाई अबव द बेल्ट, बेल्ट के ऊपर लाई करते हैं, वो न्यूट्रॉन रिच होते हैं, वो बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट करते हैं। ये कौन से न्यूक्लियाई हैं जो बीटा पार्टिकल एमिट कर रहे हैं, उनमें हमने एग्जांपल्स के साथ इस बात को समझने की कोशिश की है। अब सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 24, तो ये बीटा पार्टिकल एमिट करके मैग्नीशियम में चला जाता है। तो इसमें हम अगर देखें इसे तफसील से, तो इसमें प्रोटॉन कितने थे, 11, न्यूट्रॉन कितने हुए, 13। और मैग्नीशियम की तरफ देखें, यहाँ पे प्रोटॉन जो है एक इंक्रीज हुआ है ना, तो 11 जमा 1 12 प्रोटॉन होंगे, और न्यूट्रॉन 12 है, एक कम हो गया है। यानी न्यूट्रॉन एक जो है वो पहले एक 13 थे, अब 12 हो गए, और प्रोटॉन जो है पहले 11 थे, पहले प्रोटॉन 11 थे, अब जो है वो 12 हो गए हैं। तो इस तरह से जो है वो फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे हम सोडियम के लिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो देखते हैं 13/12, ये आ रही है 1.18। और फिर हम मैग्नीशियम के लिए देखते हैं, ये आ रही है एग्जैक्टली 1। तो मतलब कि सोडियम ने मैग्नीशियम में कन्वर्ट होने के बाद स्टेबिलिटी गेन की है बीटा पार्टिकल एमिट करके। सेकेंड एग्जांपल है, हम कहते हैं कार्बन C614 है, 6 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है, नाइट्रोजन में चला जाता है, 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन। फिर एक प्रोटॉन बढ़ भी रहा है, बीटा पार्टिकल जब भी एमिट होता है तो प्रोटॉन बढ़ता है, न्यूट्रॉन कम होता है। तो ये 7 जमा 7, ये आ गया जी आपके पास। इनकी जब हम रेशो लेते हैं तो 8/6 1.33, और यहाँ पे 7/7 1, तो 1 है मतलब ज्यादा स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन 14 नाइट्रोजन 14 में जाने के बाद
स्टेबिलिटी गेन करता है नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट होने से। नेक्स्ट में नियॉन है। नियॉन को देखें यहाँ पे कि 10 प्रोटॉन है और 13 न्यूट्रॉन है। तो इसको यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रेशो आ रही है 13/10 की वो 1.3 आ रही है। सोडियम के केस में 12/11 1.09 आ रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे नियॉन ने बीटा पार्टिकल एमिट किया और ये जो है आप कह रहे हैं समझ नहीं आ रही किस चीज़ की। इसमें मैंने ग्राफ को तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसे थोड़ा एक बार फिर सुनिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये वाले जो थे ना, ये जो पहला केस था, ये हमने 1 लिखा है, एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल। ये कौन से हैं? ये वो वाले न्यूक्लियई हैं जो यहाँ पे लाई करते हैं, यानी जो यहाँ पे लाई करते हैं, ये वो वाले न्यूक्लियई हैं जो पहले एग्जांपल्स अभी हमने डिस्कस किए हैं। वो ये हो सकता है वो यहाँ लाई कर रहे हो, यहाँ कहीं भी लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कहीं भी लाई कर सकते हैं ये वाले न्यूक्लियई। तो ये लाई कैसे करेंगे? ये आपको पता नहीं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स के अगेंस्ट एक वैल्यू आती है, मसलन हम कहते हैं 10 है, और वाई के अगेंस्ट भी एक वैल्यू आती है, मसलन हम कहते हैं 30 है, तो ये यहाँ पे। अब अगर हम कहते हैं 10 है और ये 20 है, तो फिर यहाँ पे हम कहते हैं ये 20 है और ये 40 है, तो ये यहाँ पे। ये हम कहते हैं 20 है, 25 है, तो यहाँ पे। अब हम कहते हैं 30 है। ये एटम आप खुद देख लेंगे, किसी भी एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है। आप किसी भी एटम को इस ग्राफ में प्लेस कर सकते हैं, किसी भी एटम को। तो हमने कहा ये जो इस बेल्ट के अंदर लाई करते हैं, जो बेल्ट के अंदर लाई करते हैं, बेल्ट के अंदर लाई करते हैं वो स्टेबल है। ये वाली जो बेल्ट है, यहाँ वाले अनस्टेबल हैं, यहाँ वाले भी अनस्टेबल हैं। ये वाले जो अनस्टेबल हैं ये न्यूट्रॉन रिच हैं, और ये वाले जो अनस्टेबल हैं ये प्रोटॉन रिच हैं। ये न्यूट्रॉन पुअर है। यहाँ पे न्यूट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाता है। और कैसे जाता है, ये आपने अगर पिछला लेक्चर पढ़ा होता ना, तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाती। ये देखें, जब न्यूट्रॉन टूटता है तो प्रोटॉन बनता है और साथ इसके इलेक्ट्रॉन बनता है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा पार्टिकल कहते हैं। अब जब ये निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो फिर क्या होगा कि न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन रिच थे यानी ज्यादा थे, तो न्यूट्रॉन कम हो गए, प्रोटॉन बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे काम उल्टा हुआ। यहाँ पे आपके पास प्रोटॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है। प्रोटॉन जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर करता है तो वो न्यूट्रॉन में चला जाता है। ये केस यहाँ पे हो रहा है और ये वाला केस यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है और नीचे वाले में, इस बेल्ट के नीचे नीचे प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके, और ऊपर इलेक्ट्रॉन एमिट करके न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, बेल्ट के नीचे भी स्टेबिलिटी नहीं है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जो एटम है वो बीटा पार्टिकल एमिट करते हैं, यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहे हैं, या फिर ये भी होता है कि वो पॉजिट्रॉन एमिट करते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर और पॉजिट्रॉन एमिटर ये एक ही प्रोसेस है। ये मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से समझाया था। ये वही एग्जांपल्स हैं। यानी यहाँ हमने सोडियम को कहा कि सोडियम 24 वाला जो सोडियम है वो मैग्नीशियम 24 वाले में जा रहा है। क्यों जा रहा है? बीटा पार्टिकल एमिट करके। किस लिए जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1.18 आ रही है। वो भाई स्टेबल पाकीज़ा इरम कह रही है 82 से नीचे वाले सारे स्टेबल होते हैं। उसके तो आइसोटॉप भी तो होते हैं ना। नॉर्मल वाले तो सारे स्टेबल हैं, जो आइसोटॉप है जैसे ट्रिटियम है, वन स्टेबल अनस्टेबल है, वो स्टेबल थोड़ी है। तो उसमें ये स्टेबल वो होते हैं जो नॉर्मल, यानी जो जिनकी अबंडेंस 90% से ज्यादा होती है, वो वाले स्टेबल होते हैं। सारे एटम स्टेबल नहीं होते। गो के वो नेचरली, हम कहते हैं कि नेचरली रेडियो एक्टिव नहीं होते। नेचरली जो रेडियो एक्टिव होते हैं वो 82 से ज्यादा होते हैं। तो बेल्ट की वैल्यू जो है, बेल्ट के ऊपर नीचे जो एटम लाई करेगा वो स्टेबिलिटी गेन करेगा। अब सोडियम जो है वो 23 वाला सोडियम भी है ना, तो सोडियम 24 वाला भी है। तो ये 24 वाला जो सोडियम है वो अनस्टेबल है, तो उसकी जो रेशो आ रही है वो 1.18 आ रही है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। और नीचे जो दूसरी रेशो जो आ रही है मैग्नीशियम में कन्वर्ट होने के बाद, वो 1 आ रही है।
तो 1 जिसकी न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 होगी वो वैली में लाई करेगा, वो बेल्ट के अंदर लाई करेगा, वो स्टेबल होगा। या 1 ये एक और चीज भी है यहाँ पे ना, ये लिखा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे कि ये 1 to 1.25 ये ऐसी चीज को समझा के भी गया हूँ यार आप लोगों को। ये यहाँ पे देखें कि ऐसे न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 1 से 20 तक है, उनका न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो 1 आता है। और से एटॉमिक न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक नंबर 20 से 40 है, उनकी जो रेशियो है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन वो 1 से लेके 1.25 होनी चाहिए। अगर 1.25 से ज्यादा है तो अनस्टेबल है, और अगर 1.25 से कम है, यानी ये जैसे हम कहते हैं ना 40, तो 40 की 1.25 है, 20 की कहते हैं 1 है, 20 से 40 तक जाते हुए जैसे हम कहते हैं 20 से 40 कैसे जाएंगे, 21, 22, 23, 40, तो जो करीब करीब होंगे 20 के वो 1 के करीब करीब होंगे, जो 40 के करीब करीब होंगे वो 1.25 के करीब करीब होंगे। तो अगर किसी की वैल्यू 1.25 से डेविएट कर रही है तो इसका मतलब है अनस्टेबिलिटी आ रही है, तो वो बीटा पार्टिकल जो है वो एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह हर केस में ऐसे ही है। अच्छा, अब ये सेकंड केस था जिसमें हम कहते हैं कि जो बेल्ट के नीचे लाई करते हैं वो क्या करते हैं, वो पॉजिट्रॉन को एमिट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करते हैं। यहाँ पे देख लें, ये क्या कह रही हैं, ये सर यहाँ लिखा हुआ 1.25 से ग्रेटर बी स्टेबल है। 1.2 हर एक की एक रेंज है ना, हर एक की एक रेंज है, यानी आप कहते हैं कि एटॉमिक नंबर कहाँ से कहाँ तक है, वहाँ एक रेंज है, उसी रेंज के ऊपर वो एटॉमिक नंबर वाले जो न्यूक्लियाई हैं वो वहाँ पे स्टेबिलिटी गेन कर रहे हैं। क्योंकि ये देखें, ये बेल्ट एक जैसी नहीं है, बेल्ट यहाँ पे ये थोड़ी इसकी जो विड्थ है वो कम है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो बेल्ट की विड्थ जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड टाइप की, जिसमें हम कहते हैं कि एमिशन ऑफ पॉजिट्रॉन या इलेक्ट्रॉन कैप्चर का प्रोसेस होता है। तो इसमें होता कैसे है कि हम कहते हैं कि प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है, पॉजिट्रॉन हम और न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में हम कहते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है और न्यूट्रॉन में चला जाता है। तो ये दोनों में एक ही प्रोसेस है, यानी यहाँ पे हो क्या रहा है, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैप्चर या पॉजिट्रॉन एमिटर, इसमें होता ये है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है। तो यहाँ पे अब मैग्नीशियम है, यहाँ पे आप देखें मैग्नीशियम में आपके पास प्रोटॉन कितने हैं, 12, और दूसरे ये 23 है, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ये 23 की वैल्यू, ये 30 नहीं है, 23 है। तो 23 यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास न्यूट्रॉन कितने हैं, 11। तो रेशो कितनी बनती है यहाँ पे, ये 11/12 0.91, यानी 1 से कम है रेशो। फिर जब ये कन्वर्ट होता है सोडियम में, तो हो क्या रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में जा रहा है, 12 है, तो डेफिनेटली एक प्रोटॉन कम हो जाएगा, 11 हो जाएंगे, लेकिन ऊपर 23 रहेगा, क्योंकि दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें प्रोटॉन भी का भी सम है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का सम है। तो अगर प्रोटॉन की तादाद जो है वो चेंज हो रही है, लेकिन अगर वो कम हो रहा है तो न्यूट्रॉन एक बढ़ भी रहा है, तो ओवरऑल फर्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ ऊपर भी 23, इस तरफ भी 23। तो यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन जो है वो इसमें प्रोटॉन जो है वो किसमें गया है, न्यूट्रॉन में गया है, तो एक न्यूट्रॉन बढ़ गया है और प्रोटॉन एक कम हो गया है। तो रिजल्टेंट में हम देखते हैं पहले 12 प्रोटॉन थे, अब 11 प्रोटॉन है, पहले 11 न्यूट्रॉन थे, अब 12 न्यूट्रॉन है। तो रेशो जो है ये कह रही है नमनाइन के प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन में क्या, पॉजिट्रॉन जो है ना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब इसकी मास इलेक्ट्रॉन की मास जितनी है, चार्ज इसके ऊपर प्लस होता है। ये भी एक पार्टिकल है जिस तरह एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है।
तो ये इसका प्रोटॉन का उससे फर्क है, और प्रोटॉन का ये चार्ज है जो निकल जाता है साथ इलेक्ट्रॉन की शक्ल में, तो या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, फिर वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की शक्ल में जब निकलता है तो वो प्लस चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे जो रेशो आ रही है, यहाँ पे हम देखें सोडियम की जो रेशो आ रही है वो आ रही है 1.09। अब ये रेशो जो है वो बढ़ गई है, मतलब पहले क्या थी 0.91 थी, अनस्टेबल थी, अब 1.09 हो गई है, तो ये स्टेबल हो गई। यहाँ पे एक और एग्जांपल है सोडियम। सोडियम 11 और 22, ये नियॉन 10 और 22 में चला जाता है। अब कैसे, यहाँ पे प्रोटॉन इसके 11 है, ये न्यूट्रॉन 11, यहाँ पे नियॉन के प्रोटॉन 10 है और न्यूट्रॉन जो है वो 12 है। एक प्रोटॉन कम हो गया और एक न्यूट्रॉन बढ़ गया। कैसे? पॉजिट्रॉन एमिट होने से। इसे हम यूं भी कहते हैं पॉजिट्रॉन एमिट और इलेक्ट्रॉन कैप्चर। यानी कि न्यूक्लियस जो है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो उसके शेल में घूम रहा है वो उसको भी कैप्चर करता है, उसे हम इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। हम इसे यूं भी कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर आए, दैट इज कॉल्ड पॉजिट्रॉन। तो यहाँ पे ये पॉजिट्रॉन है, दिस इज पॉजिट्रॉन। तो अब यहाँ पे देखें रेशो यहाँ 1 आ रही थी, यहाँ पे 1.2, लेकिन इसकी जो रेंज है, यानी इसमें ये जो रेंज हमने वो उसमें विड्थ में डिस्कस की हुई है, उसमें ये है कि ये स्टेबल तब होगा ये 1 की बजाय इसकी 1.2 हो, तो फिर ये 1.2 गेन करता है, यानी ये बेल्ट के अंदर लाई करेगा। ये वाला जो एटम है, ये जो नियॉन है, ये बेल्ट में चला जाएगा। सोडियम बेल्ट से बाहर था, नीचे था, अब ये बेल्ट में चला गया। एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस की। हम कहते हैं कि ये आयरन है, आयरन 26 और 55, ये 29 इसमें न्यूट्रॉन है। तो न्यूट्रॉन जो है, इनकी जो रेशो आ रही है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, वो 1.1153 है। मैंगनीज में कन्वर्ट होने के बाद ये जो है इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रोसेस है इसमें, कि इसने पॉजिट्रॉन जो है वो कैप्चर किया है। ये जो यहाँ पे एक नया शक्ल शो हो रही है ना, ये न्यूट्रिनो है, ये 0 वाला ना, इसको हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। ये पार्टिकल है, न्यूट्रिनो पार्टिकल है, जिसकी चार्ज भी 0 है और मास भी 0 है, जस्ट लाइक गैमा की तरह है। अब इसमें क्या हुआ कि पॉजिट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन कैप्चर किया हुआ है, यानी इस जो पहले वाले ये एग्जांपल थी उसमें यह था कि इलेक्ट्रॉन अमिट, इसमें हम कह रहे हैं कि पॉजिट्रॉन अमिट हो रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन अमिट हो रहा है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन कैप्चर की एग्जांपल भी एक दी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर जो है, ये आयरन का जो न्यूक्लियस है ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है 55 वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके मैंगनीज में कन्वर्ट हो जाता है 25 55 में। तो हम रेशो को देखते हैं, यहाँ रेशो जो थी 1.1 थी और फिर ये 1.20, लेकिन आयरन के केस में इसे 1.20 के करीब होना चाहिए। तो यहाँ पे ये फिर 1 यानी ये बेल्ट से नीचे है और ये फिर जो है 1.20 ये बेल्ट में चला जाता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। अच्छा, यहाँ पे ये हमारा जो लेक्चर था वो उसका जिसे हम डिस्कस कर रहे थे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग दी न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, वो खत्म हुआ। एक फैक्टर हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था और मजीद जो है वो 4 फैक्टर हमने आज डिस्कस किए हैं। उसमें से आखिरी फैक्टर यही था न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। अब हम नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बाद है आर्टिफिशियल और इंड्यूस्ड रेडियो एक्टिविटी। आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं? ठीक है, आप ब्रेक ले लें। फिर अब ये 10:20 है, तो आप सेकंड सेशन में आपसे दोबारा जो है वो
मुलाकात होगी, तो सेकंड सेशन में आप आ जाएं। 1 मिनट मैं आपकी अटेंडेंस ले लूँ अभी।